एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज वीक का पहला दिन सोमवार, उम्मीद ये भी है कि आप लोगों का संडे अच्छे से गुजरा होगा। आज मेरे सामने कुछ पेपर है। जनरली कहानी सुनाते वक्त बहुत ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो अपनी उससे थोड़ा बाहर निकल जाता है। बचपन से ही मैथ, फाइनेंस, सेंसेक्स, इन सारी चीज़ों से बड़ा दूर भागता था, समझ ही भी नहीं आता था। लेकिन अब जिस पेशे में हूँ वहाँ इन सारी चीज़ों को पढ़ना, समझना, जानना भी ज़रूरी होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जिनके पास पैसे नहीं, वो बड़ा परेशान रहते हैं बेचारे, मजबूरी में, गरीबी में। एक जिनके पास पैसे हैं तो बेशुमार पैसे हैं और वो परेशान रहते हैं कि इन पैसों को कहाँ खपाएं, कहाँ छुपाएं और कैसे धोखा दें कानून को, देश को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जिनके पास पैसे नहीं है फिर भी वो चलो परेशान तो रहते हैं, लेकिन सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास उनका सरमाया, उनकी क्या कुछ है, क्या है, कौन क्या चुरा लेगा। जिनके पास बेशुमार पैसे होते हैं, बेइंतहा दौलत, और जो पैसे के साथ हेर फेर करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को रात को भी नींद नहीं आती। शायद बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने बात भी की थी, कहते हैं हाँ यार, मतलब कई लोगों को अच्छी नींद आती तो कहते तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि बेफिक्र होते हो और यूँ बिस्तर पे आते हो और सो जाते हो। और परेशान लोग जागे रहते हैं कि क्या हो जाए, पता नहीं कब छापा पड़ जाए, कब भेद खुल जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज दोपहर को दिल्ली के जामनगर में ऑफिस है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या ये कहें प्रवर्तन निदेशालय। ईडी का काम होता है हमारे देश में जो पैसे का लेन देन है, फेरा, फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल करप्शन, इसकी ये जांच करती है। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि अब से पहले हमारे देश में जो बाकी एजेंसियां थी जांच की, जैसे सीबीआई हो या अलग अलग स्टेट की पुलिस हो, उनकी एसआईटी हो, एसटीएफ हो, ये सब ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। खासतौर पर देश में सबसे ज़्यादा सीबीआई, कहते हर सरकार सीबीआई को अपने तरीके से इस्तेमाल करती है और अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए उनके पीछे सीबीआई लगा देती, सीबीआई की जांच होती। और इसीलिए ज़्यादातर पहले तो ये था कि सीबीआई कायदे से होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती, लेकिन फिर एक चलन चला कि वो सीधे पीएमओ के अंडर में आने लगी। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट सीबीआई डायरेक्टर उसको रिपोर्ट करता है। सीबीआई के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी आप देखिए कि उसमें कमेटी जो होते हैं, 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 लोग तय करते हैं कि अगला सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। लेकिन ये एक गुजरे ज़माने की बात हो गई। इधर एक नया ट्रेंड चला है। बहुत सारे हमारे जो आईपीएस और बाकी दोस्त हैं उनसे पता चलता है कि अब सीबीआई डायरेक्टर बनना है या किसी शहर का पुलिस कमिश्नर बनना है या किसी स्टेट का डीजीपी बनना, उससे ज़्यादा बड़ी बात हो गई आजकल ईडी का डायरेक्टर बनना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर बनना। शायद इंडिया में इस वक्त देश में अपने इससे ताकतवर पोस्ट कोई है ही नहीं, यानी कि ईडी का डायरेक्टर, जो अभी कुछ साल पहले तक जिसका कोई मतलब नहीं था। ईडी को बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब ईडी एक सबसे मोस्ट पावरफुल एजेंसी हो गई है। उसकी वजह यह है कि ईडी के जरिए ही आप जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं आप उनको शिकंजे में ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग। तो ईडी ऐसे लोगों के खिलाफ एक तरह से हथियार के तौर पर भी ईडी का, आप सुनते रहते होंगे लगातार न्यूज़ में, ईडी ने यहाँ छापा मारा, इसे सम्मान किया, उसे बुलाया। उसी कड़ी में आज दोपहर अचानक ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में जामनगर में, जो पार्लियामेंट से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हाजिर होती हैं। ईडी ने 2 बार उनको सम्मन भेजा था, एक लास्ट नवंबर में भेजा था और अब उन्होंने कुछ माफ़ी मांगी थी, कुछ बिजी थी कि बाद में हालांकि मेल पे जवाब दिया, पर वो पेश नहीं हुई, पेशी से छूट ली, लेकिन आखिरकार आज उन्हें पेश होना पड़ा पनामा पेपर्स लीक्स के मामले में। ये नाम आपने सुना होगा, कई क्राइम तक फैमिली मेंबर ने मुझे कई बार कहा था पनामा पेपर लीक की कहानी सुनाइए, बट इसमें इतने सारे पेचोखम, उलझन, इतने सारे गणित, लॉ फर्म, फाइनेंस, टैक्स चोरी, तो मुझे लगा कि कितना पढ़ना पड़ेगा, तो मैं टालता रहा था। बट आज ऐश्वर्या राय बच्चन की जब पेशी हुई तो मुझे लगा ये मौका सही है, तो आज आपको कहानी सुनाता हूँ। शायद अब तक की सबसे बड़ी जो एक खोजी पत्रकारिता जिसे कहें, ये उसका नतीजा है, पनामा पेपर लीक्स। दुनिया भर के बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग, स्पोर्ट्स की फील्ड के लोग, फिल्म स्टार, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग लपेटे में इस पनामा पेपर लीक्स में। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत ये होती है कि पनामा है क्या। पनामा एक छोटा सा देश है जो नॉर्थ और शायद मध्य अमेरिका के बीच में एक द्वीप है, वहाँ पर है, और कुल मिला के 41-42 लाख आबादी है इस देश की, पनामा की, और इसके कैपिटल को पनामा नगर कहते हैं। यहाँ पे जो करेंसी है वो करीब है तो वैसे उनका अपना, लेकिन डॉलर को ही ये यूज़ करते हैं। और पूरी तरीके से ये जो 40-42 लाख की आबादी है, ये इनकी इकोनॉमी ज़्यादातर जिन चीज़ों पे टिकी हुई उन्हीं में से एक पनामा पेपर लीक्स की कहानी बयान करती है। तो पनामा से ये कहानी शुरू होती है, पनामा के एक लॉ फर्म से ये कहानी शुरू होती है। और पनामा में पहले कैसे लीक हुआ, क्या हुआ और उसमें क्या कुछ है, उससे पहले आपको ये बताऊं कि करीब पनामा में एक लॉ फर्म कंपनी है जिसका नाम है मोज़ैक फोंसेका।
अब ये लॉ फर्म कंपनी है वहां की। अब ये करती क्या है? तो ये कंपनी करती ये है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, जिन धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास बेइंतहा पैसा है और साथ में वो लालची भी हैं, करप्ट भी हैं, बेईमान भी हैं, अब उन्हें अपने पैसे को खपाना है, टैक्स तो देना नहीं है, तो टैक्स चोरी करनी है, तो क्या करें? तो ये कंपनी उनके लिए आइडियल कंपनी है। वो कहती है तुम आओ, हम तुम्हें टैक्स चोरी करना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे को बचाना, ये सारी चीज़ें हम तुम्हें मुहैया कराएंगे सुविधा, बदले में उनकी कुछ मामूली सी फीस होती है। 42 देशों में, 42 कंट्री में इस कंपनी के ब्रांचेस हैं, 600 लोगों का कुल स्टाफ है और इसने कई देशों में अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है और कहते हैं कि टैक्स हेवन के तौर पर इसे जाना जाता है। अब तक जो है इस तरह के पैसों को और सारी जो काला बाजारी वाली बात होती, टैक्स नहीं देना है, दुनिया में 2 देशों का नाम लिया जाता था, एक स्विट्जरलैंड और एक हांगकांग, जहां पे आप आराम से अपने पैसे को जमा करा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, गुप्त रखा जाएगा, इनकम टैक्स बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं। अब उसमें से अब पनामा का भी नंबर जुड़ गया है। तो ये पनामा की जो लॉ फर्म कंपनी है, असल में इसका बेसिक काम ये है कि ये दुनिया के रईसों को, दुनिया की दूसरी कंपनियों को एक तरह से शेल्टर देती है और फर्जी कंपनी इनको बेचती है। मतलब एक कंपनी जिसका वजूद ही नहीं है दुनिया में, और वो कंपनी खोल देगी, उस कंपनी के बाकायदा स्टाफ भी होंगे, बाकायदा लेटर हेड भी होगा, वो कंपनी सब कुछ, जैसे कोई भी एक कंपनी आप नाम उठाकर देख लीजिए, लेकिन ये सिर्फ कागजों पे होगा, हकीकत में नहीं। अब एक कंपनी, अगर सपोज मेरी एक कंपनी खुल जाए और मेरे अंडर में स्टाफ हो 100-200 और मैं किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, साबुन ही बना रहा हूँ, तो खर्चा भी होगा, स्टाफ की सैलरी भी होगी, ड्राइवर की भी सैलरी होगी, सफाई कर्मचारियों की भी होगी, ऑफिस स्टाफ की भी होगी, तो ये सब तो देना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी है तो फिर प्रॉफिट है, लॉस है। लेकिन यहाँ ये है कि इस लॉ फर्म कंपनी ने दुनिया भर में ये कहा कि हम आपको कंपनी बेच रहे हैं और एक कंपनी आपके नाम पर खोल रहे हैं और उसके सारे आपके कागजात और सारी चीज़ें कर ली, अब उसके लेन देन, प्रॉफिट, ये सब गुप्त है। और सबसे बड़ी बात ये है, $1 लाख की कंपनी है और इसमें इतना खर्चा है, एम्प्लॉय की सैलरी है, तो आप तो अपने आप बच गए जब इतना खर्चा दिखा रहे हैं तो टैक्स वैक्स है। लेकिन असल में तो कंपनी को है ही नहीं, वो तो कागज़ पे है। अब मेरे पास फालतू के पैसे हैं, मैंने एक कंपनी खरीद ली और मैंने दिखा दिया कि मेरा सालाना खर्चा है 10 लाख का है, स्टाफ, सैलरी, बाकी चीज़ें, लेकिन यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपनी हो तब तो दूँ, सैलरी किसको दूँ? लेकिन उस 10 लाख के खर्चे को दिखाकर मैं इनकम टैक्स और बाकी चीज़ों से तो बच गया। तो ये कंपनी ऐसी फर्जी कंपनियां बेचती थी और इस फर्जी कंपनियों के कहते हैं कि करीब 2,15,000 एक फिगर है करीब, लेकिन 2.25 लाख मान के चलिए, करीब 2.25 लाख कंपनियां इस पनामा की लॉ फर्म कंपनी ने फर्जी पैदा कर दी। और ये 2.25 लाख कंपनियों से जुड़े हुए जो लोग थे, अब इसमें कोई गरीब तो होगा नहीं, गरीब की क्या औकात की वो कोई कंपनी खोले, तो वो सारे तुर्रम खां, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े रईस, 12-14 तो अलग अलग कंट्री के हेड हैं, सुपरस्टार फुटबॉलर हैं, सुपरस्टार सितारे हैं फिल्मों के, और इन सब 2.25 लाख कंपनियों के साथ जुड़े सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को छुपाने, टैक्स न देने के लिए, और यहीं से ये सारा काम इस पनामा कंपनी के जरिए करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में 1977 में पनामा में बनी थी। फोनेस्का कंपनी की, ये जो मोसेक फोनेस्का कंपनी जो लॉ फर्म में बात कर रहा हूँ, और इसके मालिक थे जुर्गेन मोसास और रोमन फोन्सेका। इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी थी और इसके करीब 600 पूरे स्टाफ पूरी दुनिया के 40 अलग अलग दफ्तरों में दुनिया भर के देशों में। 2.25 लाख, जैसा मैंने आपको बताया, ये कंपनियों के लिए फर्म काम करती है। 2.25 लाख, इनमें से हो सकता है 4, 5, 10 हज़ार कंपनियां एग्जिस्ट भी करती हो, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ कागज़ों पे काम करती है। जो कंपनी है नहीं उसके लिए काम कर रही है। सबसे अधिक इस लॉ फर्म की जो कंपनियां रजिस्टर्ड दिखाई गई हैं वो ब्रिटेन की हैं। अब ये कंपनी ठीक ठाक चल रही थी 1977 से। हुआ ये कि इस कंपनी के जुड़े हुए जो कुछ लोग थे, जो फर्जी कंपनियां जिन्होंने खुद बनवाई अपने पैसे बचाने के लिए, शायद उनमें से किसी का ईमान जागा या किसी अपने दोस्तों के साथ उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत के जरिए पता चला कि पनामा की लॉ फर्म कंपनियां बड़े बड़े दुनिया भर के ताकतवर लोगों को कैसे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता दिखा रही है। जो कंपनियां हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो सारी कंपनियां बनी हुई है। पूरे 1 देश 2 देश नहीं, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके लोग इससे छूते रहे हों। तो जब ये बात पता चली 2013 में, इस कंपनी के पेपर लीक होने शुरू हुए, जो 2.25 लाख कंपनियों का मैंने आपको जिक्र किया। किसने किया ये आज भी एक राज है, लेकिन एक गुमनाम शख्स ने इस पेपर को लीक किया और इसके करीब 1 लाख बल्कि 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स जो कंपनियों से और दुनिया भर के लोगों से जुड़े हुए थे, 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज उसने हासिल कर लिया पनामा पे इस कंपनी से, लॉ फर्म से। उसके बाद उसने उसको अलग अलग पेन ड्राइव और उसमें भर के, जिसमें से ये है कि 2.6 TB का डेटा था पनामा पेपर लीक्स का,
तो उसने ये सारी चीजें ली और लेने के बाद 2013 की ये बात है, 2013 में इसको पहली बार लीक किया गया और इसको लीक किया गया एक जर्मन न्यूज़पेपर है उसके पास इसे भेजा गया और वहां भेजा गया कि ये किस तरीके से दुनिया के ताकतवर लोग फर्जी कंपनियों के नाम पे अपने पैसे, अपने देश के पैसे छुपा छुपा कर यहां पे लाके रख रहे हैं और जिस कंपनी का कोई वजूद नहीं और सब टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो एक जर्मन न्यूज़पेपर था एसजेट, उससे इन्होंने कॉन्टेक्ट किया और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे 1 करोड़ 10 लाख इस कंपनी से जुड़े हुए वो उन्होंने उस न्यूज़पेपर को दे दिया। अब उस न्यूज़पेपर को भी ये देख के उसका दिमाग घूम गया। अब 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स पेपर पढ़ना अपने आप में, मतलब एक न्यूज़पेपर के एम्प्लॉय टोटल कितने होते होंगे? मैं तो चूंकि न्यूज़पेपर में भी काम किया, अभी चैनल में हूँ, तो 200 अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ले लें तो हम 300 400, अब कहाँ 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब जब ये जर्मन न्यूज़पेपर ने इसको जो भी देखना शुरू किया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसमें नाम ऐसे ऐसे थे बड़े बड़े लोगों के, आगे चल के मैं उनका नाम आपको सबको बताऊंगा। और हर देश के पता नहीं कितने कितने लोग, जैसे अपने इंडिया के 500 नाम है इस पनामा पेपर लीक्स में, जो इस टैक्स चोरी और इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो अब उस जर्मन न्यूज़पेपर को लगा कि ये उसके अकेले बस की बात नहीं है, तो वो क्या करे। इसी के बाद उसने तय किया बड़े पैमाने पे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तब अमेरिका की एक एनजीओ आगे आई और अमेरिका की इस एनजीओ ने आगे आने के बाद दुनिया भर के मीडिया हाउसेस से संपर्क किया कि ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, लेकिन इसको स्टडी करने की जरूरत है। ये नहीं कि पेन ड्राइव में किसी ने दिया और किसी का नाम ले लिया तो बस उस नाम भर से आप उसको रुस्वा कर दें, आप उसे बदनाम कर दें। पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहिए। तो इसी के बाद इस जर्मन न्यूज़पेपर और उस अमेरिकन एनजीओ की मदद से एक इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोरम बनाया गया, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ICIJ। और इस ICIJ को यह काम सौंपा गया कि वो इन 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेजों की पड़ताल करे, जांचे कि ये कितना सच है कितना झूठ है। ICIJ में 78 कंट्री, 78 देशों के 107 मीडिया हाउसेस को शामिल किया गया। इस 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेज को परखने के लिए 78 कंट्री के 107 मीडिया हाउसेस, क्योंकि कुछ कंट्री के 1 से ज्यादा मीडिया हाउसेस थे, उनको शामिल किया गया। अब 107 मीडिया हाउसेस, 107 मीडिया हाउसेस के अराउंड 400 जर्नलिस्ट, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, खोजी पत्रकार, उनको इसमें शामिल किया गया कि आप इन सारे पेपर को चेक करें। इंडिया की तरफ से इस ICIJ में जिस मीडिया ग्रुप ने हिस्सा लिया वो है इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयनका जी का अखबार। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस अखबार के साथ जुड़ा रहा, उसके हिंदी वर्जन जनसत्ता के साथ मैंने 7 साल काम किया था। तो इंडियन मीडिया में इंडियन एक्सप्रेस की आज भी छवि और इमेज बहुत अच्छी है, हालांकि इधर थोड़ा सा डावाडोल हुआ है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट न्यूज़पेपर के तौर पे जाना जाता है। तो इंडियन मीडिया में 107 मीडिया हाउस जो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के थे, उसमें से हमारे देश से इंडियन एक्सप्रेस को चुना गया और 78 देश के 400 जर्नलिस्ट ने मिलकर इस पनामा पेपर जो लीक हुआ था इसकी स्टडी शुरू की। 8 महीने तक इस पर स्टडी किया।